जी बेटा, हम लोग बेटा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अकाउंट करंट। अकाउंट करंट में क्या होता है, दो पार्टीज है, एक मान लीजिए एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। यहाँ पर ए पार्टी ने बी पार्टी को 10,000 रुपए का और 3,000 रुपए का गुड्स बेचा है। ऐसे ही बी पार्टी ने ए पार्टी को कुछ गुड्स बेचा है 8,000 रुपए का और 5,000 रुपए का। तो अकाउंट करंट बिल्कुल लेजर की तरह प्रिपेयर होता है। जैसे 11th में हमने सोहन को 10,000 का माल बेचा, तो बेटा हम सोहन का लेजर बना लेते थे। अब मैं सोहन को माल बेचूंगा तो बेटा एंट्री बनाऊंगा सोहन टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट है तो अच्छा। सोहन का लेजर बनाते समय उसके डेबिट साइड में पोस्ट कर दूंगा। कल को सोहन से बेटा 2,000 रुपए मुझे मिले तो मेरे पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब कैश डेबिट है तो बेटा सोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जिस पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका लेजर बनाना है। तो बेटा हम लेजर को ही यहाँ पर अकाउंट करंट कह रहे हैं। तो सर क्या हम कभी किसी के सामने बात करें तो हम उसको बोल दें कि लेजर ही अकाउंट करंट होता है? हाँ बेटा, लेजर ही करंट अकाउंट करंट होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है लेजर और अकाउंट करंट में। यानी अकाउंट करंट को बनाने का वही प्रोसीजर, वही मेथड, वही सारा तरीका यूज होगा जो लेजर बनाने में आप करते थे। फर्क क्या है कि जो लेजर है उसमें सिर्फ लेजर यानी डेबिट और क्रेडिट वाली चीजें साइड में पोस्टिंग करते थे, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी है। यानी मान लीजिए आप समझिए कि मैंने 5 मई को बी को 10,000 का माल बेचा। 5 मई को माल बेचा 10,000 का बी को और 1 महीने का उधार का टाइम दिया। तो 5 मई के हिसाब से उसे पैसा 5 जून में दे देना चाहिए बेटा, लेकिन वो 5 जून में पेमेंट ना करके मुझे 20 जून में दे रहा है। जो डेडलाइन थी पेमेंट करने की उसके भी 15 दिन बाद पेमेंट कर रहा है। तो अगर कोई बंदा अपनी ड्यू डेट से लेट डेट पर पेमेंट करेगा तो बेटा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट करंट में क्या होता है, जो ड्यू डेट होती है अगर कोई बंदा उससे लेट पेमेंट करता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट को चार्ज करने का प्रोसेस होता है। यही एक नई चीज है जो अकाउंट करंट में। तो अकाउंट करंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आप एक सिंपल लेजर बनाते थे। एक्स्ट्रा चीज जो इसमें इंक्लूड की जा रही है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे कि जितना टाइम हमने उसको दिया था उस बेसिस पे उसे कितना पेमेंट कब देना चाहिए था और उसने जितना लेट दिया उतने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे हम लोग। तो मैं आपके लिए एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है। एन अकाउंट करंट इज ए रनिंग स्टेटमेंट। ये एक तरह का बेटा रनिंग स्टेटमेंट है। क्या है? एक तरह का रनिंग स्टेटमेंट है। किस चीज का स्टेटमेंट है बेटा जी? जो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसका रनिंग स्टेटमेंट है ये। डन। विद ए गिवन टाइम पीरियड, यानी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही ये स्टेटमेंट बनाते हैं। वो टाइम पीरियड बेटा जी क्वेश्चन में गिवन होगा। वो क्वार्टर का भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। सो गिवन टाइम पीरियड वो क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको। तो अब हमने यहाँ तक क्या समझा कि ये एक रनिंग स्टेटमेंट है, दो पार्टीज के बीच में जो आपस में ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज का रूल होता है। अलाउड और चार्ज का क्या मतलब है बेटा जी? अलाउड और चार्ज का मतलब है अगर मैं लेट पेमेंट कर रहा हूं तो भैया मैं सामने वाले को इंटरेस्ट चार्ज करने दूंगा, और अगर वो मुझे लेट पेमेंट दे रहा है तो मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज जो लेजर के साथ इसमें ऐड हो रही है वो हो रही है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दैट्स वाई हम इसको अकाउंट करंट बोलते हैं। और इसके अलावा ये लेजर फॉर्म में बनता है, यानी जैसे आप लेजर बनाते थे बेटा सेम प्रोसीजर रहेगा लेजर बनाने की तरह ही। यानी ये लेजर की फॉर्म में ही बनेगा। इसके अलावा दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है जैसे हम उनका लेजर बनाते हैं वैसे ही लेजर बनाएंगे, बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंक्लूड करेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ऑर्डिनरी लेजर फॉर्म की तरह ही बनेगा बेटा जी, ये लेजर फॉर्म की तरह बनेगा। इसके अलावा जो हम ट्रांजैक्शन होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि डेट के सीक्वेंस में रखते हैं। अगर मेरी पहली ट्रांजैक्शन 7 जुलाई को हुई है, अगली ट्रांजैक्शन 15 जुलाई को हुई है, उसकी अगली ट्रांजैक्शन 20 अगस्त को हुई है, तो सेम उसी ऑर्डर में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल कॉलम बनते हैं जो लेजर के कंपैरेटिवली कुछ एक्स्ट्रा बनते हैं। वो जो एक्स्ट्रा कॉलम होंगे बेटा जी, वो एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं
इंटरेस्ट और प्रोडक्ट के, इन्हीं एक्स्ट्रा कॉलम की वजह से हम लेजर को इस चैप्टर में अकाउंट करंट बोल रहे हैं, और कुछ भी नई चीज नहीं है। तो या तो इंटरेस्ट का कॉलम बनेगा या प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा, ये डिपेंड करता है कि टीचर ने हमें क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है। इसके अलावा हम इसकी एक कॉपी जिस पार्टी के से रिलेटेड है, हम उसको एक उस पार्टी को हम इसकी एक कॉपी भेजते हैं, यानी मैं जो ये रिकॉर्ड बनाता हूं इसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भेजूंगा। यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ अकाउंट वन पार्टी इन द बुक्स ऑफ अनदर पार्टी। डन बेटा। इसके अलावा ये दो पार्टीज के बीच की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें, ऐसा नहीं होगा कि तीन पार्टीज का रिकॉर्ड हो, हमेशा दो पार्टीज का रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा मेमोरेंडम बेसिस पे अकाउंट बनते हैं। मेमोरेंडम बेसिस का मतलब होता है बेटा जी बोथ साइड का जो टोटल है वो एट द एंड हम बराबर कर देंगे, जैसे हम लेजर में बेटा बैलेंस लिख के टोटल बराबर कर देते हैं, दैट्स इट, वो वाला मेथड है। इसके अलावा इसे बनाने का तरीका ये है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर हम लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा उसका लिखने का प्रोसीजर बता दूं। नेम ऑफ रिसीविंग पार्टी, जिस पार्टी को हम ये बना के भेजेंगे उसका नाम पहले आएगा। इन अकाउंट करंट विद नेम ऑफ सेंडिंग पार्टी, यानी जो पार्टी बना रही है, जो पार्टी बना रही है, ये जो पार्टी बनाकर भेज रही है, उसका नाम हमेशा बाद में आता है। आप इसे ऐसे समझो जैसे कंसाइनर और कंसाइनी होता था। कंसाइनर एजेंट को माल भेजता है, एजेंट उसको फर्दर माल बेच देता है। तो एजेंट क्या करता है, जो भी उसके खर्चे हुए होते हैं, जितनी उसने सेल की होती है और जितने पैसे वो ऑलरेडी कंसाइनर को भेज चुका होता है, वो उसकी एक स्टेटमेंट बनाता है और वो स्टेटमेंट बनाकर कंसाइनर को भेजता है। तो अकाउंट करंट वहां पे एजेंट बनाता है। तो एजेंट बना रहा है अकाउंट, तो यहाँ पर तो बेटा जी एजेंट का नाम आएगा, ये जिसे मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूँ, नेम ऑफ सेंडिंग पार्टी, यहां पर आएगा बेटा जी एजेंट का नाम। तो यहां पर तो आएगा एजेंट का नाम, और यहां पर आएगा कंसाइनर का नाम, अगर हम ये कंसाइनर को बनाकर भेज रहे हैं। तो जिस पार्टी को हम बनाकर भेज रहे हैं उस पार्टी का नाम तो स्टार्टिंग में आएगा, और जो पार्टी बना रही है, जिसकी बुक्स में बना रहे हैं, जो भेज रही है, उसका नाम बाद में आएगा। अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक में कितने मेथड है बेटा जी, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने के तीन मेथड्स दिए हैं। पहला कि इंटरेस्ट टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी। डन। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या इंटरेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड से केवल तब यूज होता है जब हम बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट बना रहे हो, यानी मेरा किसी बैंक में पैसा जमा है, इलाहाबाद बैंक में, तो इलाहाबाद बैंक में मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना पैसा डिपॉजिट किया है या जितना विड्रॉ किया है, उसके बेसिस पे मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए मैं जो प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड यूज करूंगा। तो ये लास्ट वाला मेथड जो है दो जगह पे यूज होता है, जब हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो या पार्टनरशिप फर्म में कोई एक करंट अकाउंट बना रखा हो, पार्टनर्स फर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्म पार्टनर से पैसे निकाल रहे हो, पार्टनर अगर फर्म से पैसा निकाल रहा है या डिपॉजिट कर रहा है तो उसके लिए बनता है। तो लास्ट वाला मेथड आपके लिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन है वो अगर बैंक का या पार्टनरशिप का है तो यहाँ पे यूज होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस को इन दो में से एक मेथड से सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट मेथड का एक ही क्वेश्चन बेटा आपके सीपीटी के मटेरियल में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट मेथड के दिए हुए हैं। प्रोडक्ट मेथड को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, फॉरवर्ड मेथड से और बैकवर्ड मेथड से। तो बेटा जी ये इस चैप्टर की समरी थी जो मैंने आपको बताई। अकाउंट करंट क्या होता है, किसकी बुक्स में बनाते हैं, जिसकी बुक्स में बनाते हैं उसका नाम बाद में आता है, जिसको भेजना होता है उसका नाम पहले आता है। ये उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे और ये उसके कुछ मेथड्स थे। तो बेटा आपको इसमें कुछ पूछना हो मुझसे, कोई डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। डन बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये हम फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करेंगे, और ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बेटा ये इंटरेस्ट मेथड से करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर लिखा है प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें, बट मैं इसे आपको इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर बाद में मैं इसी क्वेश्चन को आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। डन बेटा। चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाई मतलब सेंड बाई मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह इसे बना रहे हैं, मिस्टर सिंह इसे भेजेंगे। तो यानी कि जो भेज रहा है वो, इसका मतलब हम उसकी बुक्स में रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बुक्स में रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम मिस्टर सिंह की बुक्स में रिकॉर्ड बना रहे हैं। डन। और हम ये
किससे रिलेटेड अकाउंट बना रहे हैं? मिस्टर पॉल से रिलेटेड। तो हम ये मिस्टर पॉल का रिकॉर्ड बना रहे हैं, यानी हम मिस्टर पॉल का लेजर बना रहे हैं। तो हम मिस्टर पॉल का लेजर बनाने जा रहे हैं और मिस्टर पॉल को हम ये भेजेंगे। और किसकी बुक्स में बनाने जा रहे हैं? मिस्टर सिंह। अब बेटा जी इसमें लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन 10% है। अगर कोई भी टाइम से लेट पेमेंट होती है तो 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। 31 अगस्त हमारा डेडलाइन है, यानी हम 31 अगस्त एंडिंग के लिए बना रहे हैं। तो बेटा जी हमको जून 11 में हमने पॉल को माल बेचा है 1020 का। जून 15 में हमें बेटा पॉल से 500 रुपए मिले हैं। जून 20 में बेटा हमने पॉल को माल भेजा है, भेजा मतलब बेटा बेचा है। जुलाई 7 में हमने पॉल को फिर से माल बेचा है 700 रुपए का। और अगस्त 8 में बेटा हमें पॉल से पैसे मिले हैं। अब हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ कि जो मिस्टर सिंह है जब वो मिस्टर पॉल को माल बेचते हैं तो उसे कितने महीने का उधार देते हैं, 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का। अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है तो जो जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होती है इसका मतलब बेटा उसी डेट में पैसा देना होता है। अगर हमने 11 जून में हमने पॉल को माल बेचा है तो पेमेंट 11 जून में ही होनी चाहिए थी, बट उसने पेमेंट कुछ पेमेंट हमें 15 तारीख को किया है। फिर हमने 20 तारीख को माल बेचा, फिर 7 जुलाई को माल बेचा, फिर कुछ पेमेंट उसका 8 अगस्त को आया। तो अब हमें यहाँ पर कोई टाइम फेस या टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है उसी को हम ड्यू डेट मान लेते हैं। तो आइएगा बेटा जी अब आप देखते जाइए। 11 जून में हमने पॉल को माल बेचा। मैं एंट्री से समझाता हूँ। पॉल को माल बेचा तो बेटा पॉल टू सेल्स। अब सेल क्रेडिट है तो पॉल के अकाउंट में किस साइड आएगी? डेबिट साइड। तो बेटा जी मैंने 11 तारीख को माल बेचा, 20 तारीख को माल बेचा और 7 जुलाई को माल बेचा। तो जिन तारीख में माल बेचा बेटा जी मैंने वो सेल्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो कर दी और साथ के साथ ही मैंने ड्यू डेट भी वही मेंशन कर दी। जी बेटा अब आप देखें, 11 जून को मैंने माल बेचा तो ड्यू डेट मैंने 11 जून डाली और जितनी अमाउंट मैंने उनको माल बेचा था उतनी अमाउंट मेंशन कर दी। जून 20 में मैंने उनको माल बेचा, जून 20 ही ड्यू डेट हो गई क्योंकि अलग से टाइम पीरियड नहीं गिवन है। ऐसे जुलाई 7 में हमने माल बेचा, ड्यू डेट जुलाई 7 हो गई और 700 रुपए का माल बेचा। जैसे आप लेजर में कॉलम बनाते थे वैसे ही कॉलम बना रहे हैं हम। इसके अलावा जिस तारीख में मुझे पैसे मिले, मुझे एक बार पैसे मिले थे बेटा 15 जून को और एक बार 8 अगस्त को। मैंने वो डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं बेटा जी। ये बेटा डेट मैंने मेंशन कर दी। जून 11 में हमने पैसे रिसीव किए तो ड्यू डेट 15 जून में पैसे रिसीव किए, 15 जून ड्यू डेट हो गई। 8 अगस्त में पैसे रिसीव किए, 8 अगस्त ड्यू डेट हो गई। जितनी अमाउंट रिसीव होनी थी वो रिसीव करके हमने लिख ली। आपको यहाँ पर इसकी पोस्टिंग समझ में आई? यस सर। सेल्स को मैंने डेबिट में या टू में क्यों लिखा, लॉजिक बता देता हूँ। पॉल टू सेल्स, सेल क्रेडिट है तो बेटा पॉल के अकाउंट में किस साइड आएगी? डेबिट साइड। पॉल से पैसे मिले तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल, कैश डेबिट है तो बेटा पॉल के अकाउंट में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो ये मैंने आपको लेजर में, पॉल के लेजर में पोस्टिंग करना सिखा दिया। अब बेटा जी हम इसकी पीरियड काउंट करेंगे। अब पीरियड कैसे काउंट करेंगे वो सुनेंगे। हमारी बेटा जी ट्रांजैक्शन की जो डेट एंडिंग हो रही है वो डेट ट्रांजैक्शन की एंडिंग हो रही है 31 अगस्त में। अब मुझे 11 जून से बेटा जी 11 जून को पेमेंट होनी थी। हमारा जो ड्यूरेशन का टाइम पीरियड एंडिंग है वो 31 अगस्त है। तो अब मुझे 11 जून से 31 अगस्त तक के दिन गिनने। बेटा जी मैं आपको दिन गिनने में हेल्प कर रहा हूं। अब बेटा जून में टोटल कितने दिन होते हैं बताओ बेटा? 30। 30 में से 11 दिन तो हम घटा देंगे, जो हमारे को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखी है, ड्यू डेट दे रखी है वो 11 जून है। तो 30 में से 11 गए तो बेटा 19 दिन तो बचे हमारे पास किसके? जून के। मुझे 11 जून यस से सर। लेकर 31 अगस्त तक के दिन गिनने। तो मैं आपको दिन गिनने में हेल्प कर रहा हूँ। एक दो टाइप में हेल्प करता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, सब में सेम मेथड होगा। तो 11 जून से 30 जून तक बेटा कितने दिन बचे? 30 में से 11 गए 19 दिन। फिर उसके बाद आता है यस जुलाई सर। का महीना। तो बेटा जुलाई के कितने दिन हो गए? जुलाई के हो गए 31 दिन। 31। बेटा जी जुलाई के 31 दिन लिख लिए। फिर उसके बाद मुझे 31 अगस्त तक दिन गिनने। तो बेटा जी अब मेरे पास अगस्त के दिन आ गए 31। अब यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ, 31, 31 और 19। तो बेटा जी 31 और 19, 50, 50 में 31 जोड़ूंगा, 81 डेज हो गए बेटा जी। और ये 81 डेज बेटा जी मैंने उसके आगे मेंशन कर दिए। ये 81 डेज निकले थे। यस सर। ये 81 डेज निकले बेटा जी।
ये 81 डेज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये मैंने यहाँ से यहाँ पे शो कर दिया कि 11 जून से 31 अगस्त तक कितने दिन बैठे बेटा जी, 81। अब आपको मैं एक बार और कैलकुलेट करना सिखाता हूं बेटा जी। मुझे 20 जून से आगे के दिन गिनने हैं बेटा जी, तो मैं यहीं पर आपको गिन के दिखाता हूं। बेटा जून के महीने में दिन कितने होते हैं सर, 30 दिन होते हैं। मुझे 20 से आगे के दिन गिनने हैं, तो बेटा 30 में से 20 गए तो कितने दिन बचे बेटा, 10। 10। उसके बाद बेटा जुलाई में कितने दिन होते हैं सर, जुलाई में दिन होते हैं 31, 31। बेटा मैंने दिन लिख दिए 31। अगस्त में बेटा कितने दिन होते हैं सर, अगस्त में दिन होते हैं बेटा जी 31। अब मैं इनका टोटल कर देता हूँ, 31 31 62 62 में 10 जोड़े बेटा जी 72 डेज हो गए। और ये 72 डेज बेटा जी मैंने यहाँ से एरो घुमा दिया इस साइड, ये 72 डेज बेटा जी यहाँ पर आ गए। बेटा जी बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। बेटा जी यहाँ पर 81 72 ऐसे यहाँ पे 55 डेज आ गए, यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास 77 डेज आ गए, यहाँ पे 23 डेज आ गए। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ये मेरे डेज कैलकुलेशन मैंने इन कॉलम में कर ली। अब मैं यहाँ पे निकाल कर दिखाना चाहता हूँ आपको, ये मैंने डेज कैलकुलेशन कर ली। तो ये जो मेरी डेज कैलकुलेशन हुई है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट कि मुझे आगे आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये 55 डेज हो गए, ये 72 डेज हो गए जो मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं, ये 81 डेज हो गए। ऐसे ही इधर के दिन भी हमने कैलकुलेट करेंगे जैसे हम आज तक कैलकुलेट करते आए हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैंने डेज कैलकुलेट कर दिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट कैसे निकाला। अब बेटा जी मैं एक दो ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर बेटा आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर अपने पास ले लो, सो दैट कि मैं जो कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ आप उसको हैंड टू हैंड चेक कर पाओ। क्या आप लोगों के पास कैलकुलेटर है? यस सर। ठीक है बेटा जी, तो आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करिए, मैं स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ। 1020 रुपए पहली ट्रांजैक्शन की अमाउंट थी बेटा जी, ये वाली अमाउंट 1020 की अमाउंट थी। मुझे इस पर 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 81 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइड बाई 365 करने जा रहा हूँ। तो आप भी अपने कैलकुलेटर में कर लो बेटा जी। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई। पहले 1020 का 10% निकालिए बेटा, 102 निकलेगा आपके कैलकुलेटर में। 102 को डिवाइड करिए 365 से, इंटू 81 कर दीजिए। सर 22.63। बेटा जी ये देखिए मैंने इंटरेस्ट को हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे मेरा इतने इस वाली ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। यस। अब बेटा जी मैं चाहता हूं कि इस वाली ट्रांजैक्शन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। मैं बोलता हूं आप निकालिए, 650 रुपए इंटू 10/100 यस सर। इंटू 72 डिवाइड बाई 365, क्योंकि हमें 72 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। यस सर 12.82। अब आपको इंटरेस्ट निकालना आ गया? यस सर। बेटा डेज निकालने भी आ गए, इंटरेस्ट निकालना भी आ गया, इट मींस ये टॉपिक फिनिश हो गया। आइए बेटा जी देखिए, मेरा इस साइड का सम किया मैंने, इस साइड का सम किया, इस साइड का सम किया। मैं ये तीनों डिजिट को जोड़ रहा हूं। इन तीनों चीजों का जो टोटल है बेटा जी वो नीचे लिखा हुआ है 46.01, यानी टोटल इतना इंटरेस्ट मुझे लेना था। और जो पैसे मुझे वो दे चुके थे उनका भी इंटरेस्ट मैंने इसी तरीके से निकाला है, तो उनका इंटरेस्ट मैंने इस साइड लिख लिया। तो यानी इतना इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना था और इतना इंटरेस्ट मुझे उन्हें देना था। तो इस टोटल में से 46.01 में से मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिजिट माइनस कर दूंगा, यानी इस वाले टोटल में से मैं ये दोनों डिजिट का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर में माइनस कर लो। 46.01 माइनस करिए 10.55 माइनस करिए 6.93, यानी इतना बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जो मेरा इंटरेस्ट निकलता है ये इंटरेस्ट मुझे लेना है। तो बेटा जी जो पैसे मुझे लेने हैं वो मैं डेबिट में लिखता हूं। देखो ये बेटा मैंने माल बेचा था तो ये पैसे मुझे सेल के लेने थे। यहाँ पे मैंने माल बेचा, मुझे ये पैसे सेल के लेने थे। यहाँ पे मैंने माल बेचा, मुझे सेल के पैसे लेने थे। यहाँ पर इतना इंटरेस्ट का डिफरेंस निकलता है जो मुझे लेना था। तो मैंने यहाँ पे अपने मेन कॉलम में लिख लिया कि इतने रुपए मुझे इंटरेस्ट के लेने थे। अब मैंने क्या किया, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल आ रहा है 2398।
2398 में से मैंने यहाँ पे 1600 रुपए माइनस कर दिए, आपको एरो से समझाता हूँ। 2398 में से मैंने ये वाले 1600 रुपए घटा दिए दोनों डिजिट, और मेरा बैलेंस बच गया 798.53 रुपीज। जी बेटा, अब आप बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? सर ये हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, इंटरेस्ट का 28.53 है। पहले मैंने इंटरेस्ट का बैलेंस निकाला बेटा जी, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने के लिए समझाता हूँ। देखिए बेटा जी, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा टोटल है बेटा जी, ये वाला टोटल 56.01। इसमें से मैंने क्या किया, ये जो 10.55 की अमाउंट थी, ये वाली अमाउंट, इसके अलावा ये जो 6.933 वाली अमाउंट थी बेटा जी, ये वाली अमाउंट दोनों घटाई, तो ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है जो मेरा बैलेंस निकलता है, यानी इतना पैसा मुझे उनसे लेना था। जो पैसे मुझे लेने थे उस बैलेंस को मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि मेरे को सेल्स के पैसे लेने थे और इतने अब इंटरेस्ट के लेने हैं। मैंने इस साइड का सम किया, उसमें से मैंने 1600 घटाए, तो नेट मुझे कितना पैसा लेना है, 798.53 पैसा, ये मुझे लेना है। ये मेरा आंसर हो गया। तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं बेटा, मैंने माल बेचा, मैंने टू साइड में सेल्स की एंट्री शो कर दी, 650 का माल बेचा, 700 का माल बेचा, जितना कैश मिला बेटा जी मैंने 500 रुपए और 1100 रुपए शो कर दिए। जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी उसी को ड्यू डेट माना है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से डेट मेंशन नहीं थी। फिर मैंने आपको दिन गिनने गिनाए सिखाए, नीचे मैंने सबके दिन गिन लिए, ये हमारे दिन कंप्लीट हो गए। दिन गिन लिए, फिर हमने हर ट्रांजैक्शन का अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू डेज अपॉन 365 करके सबका इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट के सम में से इधर वाला इंटरेस्ट घटाया, इतना बैलेंस है जो मुझे उनसे लेना है, इसे मैंने इस कॉलम में जोड़ा। यानी टोटल मुझे ये पैसा लेना था और 1600 रुपए मैंने काट लिए जो मेरे पास आ चुके हैं, इतना नेट बैलेंस बचता है। यही मेरा आंसर है। यस सर। ये बेटा इंटरेस्ट मेथड था जो हमने फर्स्ट सीखा। अब अगर हम इससे अगली स्टेज पे जाएंगे जिसे हम प्रोडक्ट मेथड बोल रहे हैं, तो बेटा उसमें क्या चीज होने जा रही है, ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं आपको रेड से, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह बेटा जी वहां पर कॉलम बनता है प्रोडक्ट का। यानी इंटरेस्ट की जगह पे कौन सा कॉलम बनाएंगे, वहां पे प्रोडक्ट का। तो वो मेथड भी बहुत इजी है, अगर आपको ये मेथड आ गया तो वो मेथड आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो जहां पे मैंने अभी पिंक से हाईलाइट किया इंटरेस्ट इंटरेस्ट, वहां पर अब आएगा प्रोडक्ट। आप कहें तो मैं दूसरा मेथड शुरू करूं क्या बेटा? यस सर। चलिए बेटा आइएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी मेथड था। आइएगा बेटा, अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में हमें प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए कह रहा है टीचर से। तो अगर हमें इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा जी 1020 रुपए का माल बेचा, आप देखते जाओ, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं वही। जून 11 की ट्रांजैक्शन में मैंने माल बेचा, जून 11 ही ड्यू डेट हो गई, 1020 का माल बेचा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डेज निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही डेज निकाल लिए हमने, यानी यहां तक का हमारा पूरा प्रोसेस सेम था। ऐसे ही हमने जून 20 में जितनी सेल की थी वो सेल लिखी, जून 20 ही ड्यू डेट डाली, 650 आए दिन, हम पिछले टॉपिक में कैलकुलेट करना सीख गए हैं। ऐसे ही जुलाई 7 के ट्रांजैक्शन में भी हम यही करेंगे। हमने जुलाई 7 लिखा, सेल लिखा, जुलाई 7 की ड्यू डेट डाली, अमाउंट डाली, और हमारे पास डेज हो गए। जिन तारीख में बेटा हमको पार्टी से पैसा मिला है, हमने वो डेट लिख ली, जितना कैश मिला है ड्यू डेट वही हो गई, अमाउंट लिख ली, डेज लिख लिए। और ऐसे ही अगस्त 8 में जो हमें पेमेंट मिली थी वो भी हमने मेंशन कर दी। यहां तक का पूरा टॉपिक सेम है, बोलो कुछ पूछना चाहते हो तो? यस सर। तो बेटा बस मैंने आपको यस समझाया कि अब आपको क्या करना है। आपको ये जो प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट की जगह एक कॉलम बनाना है आपको प्रोडक्ट का। किसका कॉलम बनाना है आपको? प्रोडक्ट का। ये मैंने रेड से मेंशन कर दिया थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने के लिए कि इंटरेस्ट की जगह पे मैं यहाँ पे अब प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये वर्ड हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा जी? अमाउंट और डेज की मल्टीप्लाई। आपके पास कैलकुलेटर है, चलाइए बटन। अमाउंट है बेटा जी 1020 रुपए और डेज है 81। यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा जी अमाउंट है 1020 रुपए। आप 1020 की मल्टीप्लाई बेटा जी कर लीजिए किससे? 81 से। 81। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 82,620।
आगे आपकी कैलकुलेटर पे यस Yes, sir. जल्दी से करिए 650 इंटू 72 Yes, sir. 700 इंटू 55 Yes, sir. जी बेटा इधर करिए 500 इंटू 77 Yes, sir. 1100 मल्टीप्लाई 23 Yes, sir. डन बेटा प्रोडक्ट आ गया। इसके लिए हमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की है। अब आपको क्या करना है, आपको जो बड़ी साइट का प्रोडक्ट टोटल है, ये वाला टोटल बड़ा है बेटा जी, इस प्रोडक्ट के टोटल में से मैंने ये वाली दोनों डिजिट घटा दी बेटा जी। आप भी अपने कैलकुलेटर में माइनस कर लो। मेरा इस वाले प्रोडक्ट का टोटल था बेटा जी 1,67,920। आप अपने कैलकुलेटर में टाइप कर लो, उसमें से माइनस करो 38,500, Yes, sir. Done. माइनस कर दो 25,300, बैलेंस बच गया प्रोडक्ट का बेटा जी 1,04,120। यस सर और ये टोटल मैंने बराबर कर दिया। अब ये जो बैलेंस बचा है बेटा जी, इस पे इंटरेस्ट निकालना है। आइए बेटा जी कैसे निकालेंगे, जैसे आप सीख कर आए हो। प्रोडक्ट 1,04,120 आप अपने कैलकुलेटर में टाइप कर लो बेटा, यस सर इंटू 10/100, क्योंकि रेट 10% है। प्रोडक्ट मेथड से में इंटू 1/365 करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा इंटू 1/365 करते हैं। डेज के नाम पर हम एक ही दिन लेते हैं बस, 1/365। Yes, sir. इंटरेस्ट निकल कर आ गया बेटा जी 28 रुपीज 53 पैसे। वही इंटरेस्ट निकल कर आया है जो बेटा जी पिछले क्वेश्चन में निकला था, यानी आंसर वही आएगा चाहे आप मेथड कोई भी यूज करें। मैंने इस साइड का सम किया, इसमें से ये दोनों 500 और 1100 घटाए, ये मेरा बैलेंस बच गया, और ये जो मेरा बैलेंस बचा है बेटा जी यही मेरा आंसर है। तो ये मेथड उस मेथड से ज्यादा इजी है। यस सब प्रोडक्ट में एक ही दिन क्यों लेते हैं? बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं बेटा जी। यहाँ पे बेटा साल में दिन कितने होते हैं, साल में दिन 365 होते हैं। अब यहाँ पे 81 डेज है या 72 डेज है, यहाँ पे 55 है या 77 है, यहाँ पे 23 है। अगर मैं पूरे साल की, यहाँ तो मैं क्वार्टर की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे साल की कर रहा होता तो वो 220 दिन आ जाते, कभी कहीं पे 280 डेज आते। तो बेटा साल में दिन तो 365 है ना, आपके यहाँ पे डेज 81 की जगह 280 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 230 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 265 भी आ सकते हैं। तो बेटा ऐसे तो साल के 365 दिन होते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इन डेज का टोटल करूं तो ये टोटल तो बहुत एग्रीगेट हो जाएगा। इसलिए हम एवरेजली 1 डे के बराबर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूले में बेसिक्स रहता है हमारा। जी बेटा कोई डाउट जो आप पूछना चाहते हो? No, No, sir. आगे आपको दोनों मेथड समझ में? यस सर जी बेटा, Yes, sir. जी बेटा अब हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गए।